नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब कुछ एक साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ बेहतर होगा और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। रात दिन एक करके लगे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि बार बार हम कहते हैं कि जो आपका ये जर्नी है तैयारी का, इसको खुशनुमा बनाइए, इसको अच्छा बनाइए। रिजल्ट खुद ब खुद अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब सफ़र, मंजिल का सफ़र अगर अच्छा होता है ना, तो मंजिल अच्छा हो ही जाता है। और यहाँ पे समस्या यही है कि हम लोग सीधा मंजिल पे फोकस कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ा आज के डेट में दिक्कत है कि हमको पढ़ना नहीं होता। हम रात दिन सोचते रहते हैं कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम बार बार कहते हैं कि एक चीज़ पे फोकस करो और फोकस करके आराम से मेहनत करते रहो, एक न एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट पे फोकस मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो। डेली टारगेट बनाओ कि आज हमको इस सब्जेक्ट में इतना चीज़ करना है, इस क्लास को ख़त्म करना है, इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन बनाना है, इस साइंस में यहाँ पे याद कर लेना है, जीके में इस चीज को याद कर लेना, और पूरा दिन लगा दो उस चीज को खत्म करने में। डेली का टारगेट फिक्स करो और उस चीज को खत्म करने में पूरा दिन अपना लगा दो। एक एक दिन करके आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ खत्म कर लिया, और तब जा करके आपको मंजिल मिल जाएगा, जो कि आपका रिजल्ट है। ठीक है। तो आज जो है ज्योमेट्री का 30वां दिन है, जैसा कि आप जान रहे हैं, और बहुत ही आराम से आपको हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। बहुत ही धीरे 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 करके चल रहे हैं, ताकि आप ज्योमेट्री पे टाइम दे पाए, और इसको एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें। अगर वीडियो लंबा कर देते, हमको क्या था, रिकॉर्ड करना था, 2 घंटा में भी रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन समस्या ये होता कि अगर 2 घंटा आप एक दिन में पूरा खत्म भी कर लेते तो फिर आगे कुछ पढ़ने के लायक नहीं होते, और नहीं तो खत्म ही नहीं होता। तो फिर फायदा क्या होता अगर 2 घंटे का वीडियो हम एक दिन में देते और आप खत्म करते 4 दिन में। तो इससे बेहतर है कि अगर आप पर डे का वीडियो खत्म कर रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि आज का वीडियो हम खत्म कर लिए, समझ लिए, 2 बार 3 बार देख लिए। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता है। तो इसीलिए हम छोटा छोटा इसका वीडियो दे रहे हैं। आराम आराम से प्रॉपर आप देख पा रहे होंगे कि बढ़िया से क्वेश्चन करते हुए और हर एक एक चीज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आ जाइए, ज्यादा देर ना करते हुए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम बोले थे कि यहाँ पे इसको कॉन्ग्रुएंसी हमको आज करना है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी से पहले ही वाला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे दिए थे कि इसका होमवर्क बनाइएगा कि इसका क्या होगा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि त्रिभुज का 3 भुजा दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसकी भुजा 34 सेंटीमीटर, मतलब सबसे बड़ी भुजा पर बनाए गए सबसे बड़े आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आज के बाद इसके लिए याद रखना है कि सबसे पहले तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, त्रिभुज का। तो यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर एस हम निकालते हैं सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज है। तो यहां से हो जाएगा 18 + 20 + 34। कितना हो जाएगा, 18 20 38, और 30 30 60, 8 4 12, 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे एस बराबर 72/2 हो जाएगा आपका, मतलब एस का मान यहाँ पे 36 आ गया। एरिया बराबर, जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया बराबर हीरोन्स फार्मूला से क्या होता है, अंडर रूट में एस इंटू में एस माइनस ए, मतलब कि 36 इंटू 36 माइनस का 18 होगा, तो आपका 18 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद 36 माइनस का 20 करेंगे तो 16 बाहर निकल जाएगा, और इंटू में 36 माइनस का 34 करेंगे ना, 34 है तो 2 बाहर निकल जाएगा। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं कोई परेशानी। यहां से आप देखेंगे कि यहां से आपको करना कुछ नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। ये 36 है और ये 18 है, इसमें दोनों में एक एक 18 है, तो हम 18 को बाहर कर लिए। यहां से आप देखेंगे कि इसमें एक 2 बच गया है ना, इस 2 को इसके साथ मिला करके हम 2 को बाहर कर लिए। बच गया केवल 16, 16 में से 4 को बाहर कर लिए। यहाँ पे देखेंगे 18 दूना 36, 36 चौका 144 हो गया। तो यहाँ पे आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सबको ही निकाल लेता, लेकिन दिक्कत ये था कि इस त्रिभुज में बनाए गए सबसे बड़ी भुजा पर, मतलब कि 34 सेंटीमीटर वाली भुजा पर सबसे बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालना था। तो सबसे बड़े आयत का जो क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा, आयत का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल जो होगा, तो इस केस में आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा केस बनता है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देना है। क्या कर देना है, 1/2 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देना है, और यहाँ से आपका बात बन जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 1/2 हो जाएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल 144 हो जाएगा। अब समझ में आया होगा कि आखिर एरिया ऑफ ट्रायंगल सर ने निकाला क्यों है। यहाँ से 2 से काटेंगे 72 टाइम्स में कट जाएगा, और आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया।
यहां तक तनिक भी परेशानी नहीं होगा, ना ही कोई तकलीफ होगा। बात समझ में आया? मजा आया? आया ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लगा लीजिए कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? सर्वांग समता होता है। सर्वांग समता, सर्वांग समता, सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है सर जी? तो समरूपता का मतलब क्या होता था? समरूपता का मतलब था सर जी कि समान रूप का होना चाहिए। सर्वांग सम का मतलब क्या होगा? तो सर्वांग, सर्वांग मतलब सर्वा मतलब कि सब, अंग मतलब कि सब भुजा अंग, समान, समता मतलब कि बराबर, मतलब कि सब भुजा सब कुछ बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर ये ट्रायंगल है, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल अगर यहाँ पे, ठीक है, और हमने बोला कि यहाँ पे इसका ई जो कोण है 50 डिग्री है, और ई जो कोण है 60 डिग्री है, और ई जो कोण है 70 डिग्री है। कितने डिग्री है? 70 डिग्री है। तो यहाँ पे हमको अगर देखेंगे और मान लेते हैं कि यहाँ से ए बी सी है, ए बी सी है, यहाँ पे मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, और 7 सेंटीमीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या। तो अगर इसका सर्वांगसम हम त्रिभुज बनाएंगे, अगर यहाँ से एक और त्रिभुज हम बना लिए डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ, तो यहाँ से अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि डी जो है 50 डिग्री है, यहाँ से ई जो है 60 डिग्री है, और एफ जो है 70 डिग्री है, और यहाँ से हमारा ई 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर कुछ इस प्रकार से है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि यहां से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी जो है, ए बी सी, ठीक है, बराबर है और समरूप है। ठीक है, तो इस सर्वांगसम का साइन है, क्या है? सर्वांगसम का ये सिंबल है। अब यहाँ पे आपको नाम लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ से ए का 50 है तो यहाँ से डी का 50 है, तो सबसे पहले इसमें ए है तो इसमें सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद ए के बाद इसमें बी है तो बी 60 है तो इसमें 60 है ई, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, और इसमें सी है 70 तो इसमें एफ हो जाएगा 70, और यहाँ पे डी ई एफ हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना आया? यहाँ तक कोनो प्रकार का तकलीफ है? नहीं है ना? थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का समस्या होना चाहिए। ठीक है, तो सर्वांग समता का मतलब समझ में आ गया कि किसको बोलेंगे? मतलब कि उस अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके सारे कोण बराबर होंगे और सारे भुजा बराबर होंगे। ठीक है, सारे कोण बराबर होंगे और साथ में सारे भुजा बराबर होंगे, तो उसको हम सर्वांगसम बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, इसका कंडीशन जानते हैं। कंडीशन अगर हम यहाँ से बात करें कंडीशन का, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर कंडीशन का बात करें कि कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी मतलब कि क्या क्या शर्तें हैं सर्वांग समता की शर्तें, तो यहाँ पे लिख लेंगे कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता की शर्तें, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता की शर्तें। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सर्वांग समता की शर्तें क्या होती है। यहाँ पे पहला जो शर्त होगा तो पढ़े हुए थे आप एस एस एस, पहला शर्त क्या होगा? एस एस एस, मतलब सर्दी मतलब कि साइड साइड साइड, मतलब कि साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। तो यहाँ से क्या होगा? मतलब है कि मतलब यहाँ से हिंदी में हो जाएगा भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा और भुजा। ठीक है, भुजा भुजा भुजा। मतलब यहां से क्या है सर जी? मतलब कि अगर दो त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर है तो फिर वो दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। बात समझ में आया? तो जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यहां से एक ट्रायंगल हमने बनाया कुछ इस प्रकार से, इसका भुजा मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो एक और त्रिभुज हमने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये भी 3 होना चाहिए, ये भी 4 होना चाहिए और ये भी 5 होना चाहिए। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि त्रिभुज का दोनों सब भी भुजा आपस में बराबर है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। मतलब कि दोनों त्रिभुज क्या है? मतलब कि दोनों त्रिभुज सर जी सर्वांगसम है, मतलब कि दोनों त्रिभुज क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आया? तो अगर इसका नाम है यहाँ पे मान लेते हैं कि नाम जो है ए बी सी है, ए बी सी है और यहाँ पे डी ई एफ है, डी ई एफ है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी जो है, ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ का। बात समझ में आयो कि ना आयो? फटाफट एक बार कमेंट कर दो, बात समझ में आ गयो?
तो यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे कोई भी त्रिभुज है, इस प्रकार से एक त्रिभुज हो गया और इस प्रकार से एक त्रिभुज हो गया। ई जो भुजा है इसके बराबर है, ई जो भुजा है इसके बराबर है, और ई जो भुजा है इसके बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट जो कंडीशन होता है आपका वो होता है साइड एंगल साइड, मतलब कि एस ए एस। तो अगला कंडीशन नोट करेंगे एस ए एस, एस ए एस। अगला कंडीशन जो होता है वो होता है एस ए एस। मतलब क्या होता है सर जी? मतलब होता है भाई साहब साइड एंगल साइड, मतलब होता है साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब सर जी, मतलब कि भुजा कोण भुजा क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण और भुजा, भुजा कोण भुजा। ठीक है, भुजा कोण भुजा, मतलब कि दो भुजा और एक कोण अगर बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यहां पे हमने ले लिया कुछ इस प्रकार से, ये त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पे मान लिए कि त्रिभुज ले लिए डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बोल दिया कि यहाँ पे ए बी जो है, ए बी जो है वो डी के बराबर है और बी सी जो है वो हमारा ई एफ के बराबर है। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर है और यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो एंगल बी है, एंगल बी है, ये जो एंगल ई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब फिर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इज इक्वल। यहाँ पे जो होगा इसका अगर डिफिनेशन लिखना है तो टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम इज इक्वल, एंगल बिटवीन देम इज इक्वल। क्या हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा। टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इज इक्वल। बात समझ में आया कि ना आया? फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? यहां तक किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं कोई परेशानी होनी चाहिए। अगला है आपका एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो अगला कंडीशन नोट कीजिएगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल ए एस ए, मतलब कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, मतलब कि कोण भुजा कोण। यहां से क्या हो जाएगा, कोण भुजा कोण, कोण भुजा और कोण, कोण भुजा कोण हो जाएगा। एंगल साइड एंगल हो जाएगा, कोण भुजा कोण हो जाएगा। बात समझ में आया? तो एंगल साइड एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, कोण भुजा कोण का मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब दो कोण और वहां पे जो बीच में भुजा होगा वो हमारा बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे दो त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, और यहां से एक त्रिभुज बना लेते हैं डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ से जो एंगल है मान लेते हैं ई अल्फा है आपका, तो इसको भी मान लेते हैं ये भी अल्फा है, एंगल बराबर हो गया। इसको मान लेते हैं कि बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, ये भी बराबर हो गया। तो दो एंगल बराबर हो गया। अब सर जी भुजा कौन सा बराबर होना चाहिए, भुजा कौन सा बराबर होना चाहिए, बता सकते हैं? भुजा कौन सा बराबर होना चाहिए? तो भुजा यहाँ पे जो बराबर होना चाहिए वो BC जो है EF के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों कोण जो है, जो दोनों बराबर कोण है वो किस भुजा पे बन रहा है? तो अगर इसमें हम बात करें तो BC पे बन रहा है और इसमें बात करें तो EF पे बन रहा है। इसमें बात करें तो किस पे बन रहा है, BC पे, और इसमें बात करें तो EF पे बन रहा है। तो ये दोनों कोण जो है हमारा, दोनों कोण किस पे बन रहा है, इसमें BC पे और इसमें EF पे। इसीलिए दोनों भुजा BC और EF हमारा बराबर होना चाहिए प्यारे लाल। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। यहां तक सब कुछ ठीक है। तो आगे आ जाइए, एक कंडीशन और है आपका। कौन सा कंडीशन है? तो RHS, RHS राइट हैंड साइड, ना 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 ना, राइट हैंड साइड ना बालक, राइट हैंड साइड नहीं, दाहिना वर्त नहीं। RHS मतलब कि राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, ये स्पेशल केस है और सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। तो अगला कंडीशन नोट करेंगे RHS, RHS, RHS मतलब सर जी राइट एंगल,
राइट एंगल का मतलब समकोण होता है, ठीक है, राइट एंगल। उसके बाद एच मतलब हाइपोटेनियस हो जाएगा, एच मतलब हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा साइड हो जाएगा, मतलब कि भुजा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मतलब कि भुजा हो जाएगा। मतलब क्या है सर जी? तो दो समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, और दोनों समकोण त्रिभुज है तो दोनों में तो एक एक राइट एंगल होगा ही होगा, ठीक है। तो यहां से जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज हमने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से दो समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। यहां से ए बी सी है, ए बी सी है, और यहाँ पे डी ई एफ है, डी ई एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ए बी सी है और डी ई एफ है। तो यहाँ पे क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे राइट एंगल है और यहाँ पे राइट एंगल है, ये तो फिक्स है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो ये तो फिक्स है कि दोनों में समकोण होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, आपको पता है, ठीक है। और जब ये चीज पता है तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि 90 डिग्री दोनों है, 90 डिग्री है ना दोनों, और जब ये दोनों 90 डिग्री है तो अब क्या होना चाहिए सर जी? तो अगर कोई कह दे कि जो हाइपोटेनियस है भाई साहब और ये हाइपोटेनियस बराबर है, क्या है? दोनों हाइपोटेनियस बराबर है, मतलब हाइपोटेनियस मतलब यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है, साइड मतलब भुजा होता है, राइट एंगल मतलब समकोण होता है। तो हाइपोटेनियस कह दिया कि बराबर है, तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। अब क्या बचा हुआ है? साइड। तो साइड मतलब यहां से 90 डिग्री बनाने वाली भुजा कौन कौन है? तो अगर सबसे पहले ये जानिए कि अगर इस त्रिभुज में ए बी सी में 90 डिग्री बनाने वाली भुजा के बारे में बात करें तो ए बी और बी सी है। अगर यहां से कह दे कि समकोण बनाने वाली भुजा, त्रिभुज ए बी सी में समकोण बनाने वाली भुजा, तो समकोण बनाने वाली भुजा कौन है? इधर से ए बी और बी सी है। अगर इस त्रिभुज में डी ई एफ में बात करें, अगर हम समकोण बनाने वाली भुजा, तो डी ई है और ई एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे? हवन करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, या तो ई वाला भुजा बराबर हो जाए इसका, ठीक है, तो ये तीनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। या फिर ये दोनों भी बराबर हो जाए तो भी सर्वांगसम हो जाएगा, दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों भुजा जो है ए बी और डी बराबर हो जाए, या फिर बी सी और ई एफ बराबर हो जाए, तो फिर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। और सर्वांगसम हो जाएगा मतलब कि अगर इसका ई वाला कोण, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो मतलब कि इसका अगर ई कोण 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, अगर ई कोण 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। और नाम रखते समय वही सिमिलैरिटी वाला बात ध्यान में रखना है, ठीक है, कि अगर एंगल ए इसमें 40 डिग्री है और एंगल ई एफ इसमें 40 डिग्री है तो ए के बराबर में एफ आना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें हम ए से स्टार्ट करेंगे तो इसमें एफ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो नाम रखते समय इस बात का ध्यान रखना होगा। बाकी आइए एक आध क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन एक आध करवाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, बहुत भद्दा सा फिगर बना हुआ है, इस क्वेश्चन का फिगर यहाँ पे हम दिखाते हैं। जैसे फिगर इस प्रकार से है, यहाँ पे नाम का ही मेन मुद्दा है ए बी सी, ए बी सी, और यहाँ पे एक और त्रिभुज है आपका डीई एफ, डीई एफ। तो यहां से आप देख पाएंगे कि इसमें ए को 60, ए को 60 रखा है और बी को 50 रखा है, बी को 50 रखा है, और इसमें डी को 70 रखा है और ई को 60 रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे, बारीकी से समझेंगे कि अगर ये 60 है 50 है तो ये कितना होगा? अगर ये 60 है 50 है तो 60 50 110, तो मतलब कि 70 डिग्री होगा सर जी, होगा ना। और यहां से अगर ये 60 70 है तो ये कितना होगा? ये सर जी 50 होगा, होगा कि नहीं होगा सर जी? होगा सर जी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अब यहाँ से अगर हम नाम रखते हैं ए बी सी, सब में ए बी सी है, तो यहाँ से मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी हमने बोला, इधर से ए बी सी बोला हमने, तो सर्वांगसम का साइन लगाया हमने। अब इधर से किसको रखेंगे? तो यही आपका मेन मुद्दा है कि यही आपको समझना है। तो यहाँ पे ए था, सबसे पहले ए आया है, और ए कितना है? 60 डिग्री है, तो इसमें 60 डिग्री कौन है? ई है, तो यहाँ से त्रिभुज ई हो जाएगा। उसके बाद इसमें कौन है? ए के बाद बी आया है, बी कितना है? 50 डिग्री है, तो इसमें 50 डिग्री कौन है? एफ है, तो ई के बाद एफ हो जाएगा। और उसके बाद कौन आया? तो सी है, सी कितना है? 70 है, तो इसमें 70 डी है, तो ई एफ डी हो जाएगा। मतलब यहाँ से नाम रखते समय यही आपको ध्यान देना है कि कौन कौन त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ई एफ डी है। तो यहाँ से आपको सर्वांगसम का साइन यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ए बी सी ई एफ डी, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा।
और ऑप्शन ए में है भी है वही चीज, तो यहाँ से ए में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे यहाँ में क्या किया था कि सर्वांग सम ना करके यहाँ पे केवल इस तरह से साइन था, तो सिमिलर नहीं, हम सर्वांग सम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, प्रत्येक दो सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा कि अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो पक्का समरूप होगा। अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो पक्का समरूप होगा। अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो पक्का समरूप होगा। लेकिन 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 भाई साहब यहां समझिएगा, लेकिन अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप है तो सर्वांग सम नहीं होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। समझ में आया? तो आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 181 के बाद 182 पे यहाँ पे कह रहा है दिए गए चित्र में ए का मान बताना है। तो दिए गए चित्र में ए का मान बताना है तो पहले चित्र तो बना दें, पहले चित्र बना देते हैं। तो यहाँ से अगर चित्र हम बनाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से चित्र है। ठीक है, ए बी सी चित्र कहाँ गया भाई? ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे 1 मिनट, चित्र कहाँ गया? यहीं पे है। ए बी सी हो गया 7 8 70 2x, यहाँ पे 2x है। ठीक है, और ये 7 है आपका, ये 8 है। ठीक है ना, 7 है 8 है, और ये आपका 70 है, ये आपका 70 है। यहाँ से आ जाइएगा, यहाँ से इसको अगर हम ले लें तो यहाँ से डी ई एफ है, डी ई एफ है। ठीक है, डी ई एफ है, और इसमें क्या है? x + 20 7 8 70, सॉरी पी क्यू आर है, पी क्यू आर है भाई, पी क्यू आर इसको रखो। ठीक है, ई 2 x + 20 है, x + 20 7 8 70, ई x + 20 है। ठीक है, और ई 7 है आपका, ई 8 है, और ये आपका 70 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ से एंगल ए का मान बताना है कि एंगल ए का मान कितना होगा। कितने सेकंड का समय लगाओगे बताओ? अगर सर्वांग समता पढ़ चुके तो कितने सेकंड का समय लगाओगे? यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ई भुजा जो है इसके बराबर है, और ई वाला भुजवा इसके बराबर है, और बीच का कोनवा का है, बीच का कोनवा बराबर है। मतलब यहाँ प्यार से क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी सी जो है सर जी, इस सर्वांग सम है किसका? त्रिभुज पी क्यू आर का, पी क्यू आर का। ठीक है, कैसे है? बाई साइड एंगल साइड से, बाई एस से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। जैसे ही पता चला कि दोनों त्रिभुजवा क्या है? सर्वांगसम है। तो जब सर्वांगसम है तो कोण ए जो है, यहां से कोण ए किसके बराबर है? पी के बराबर। मतलब कि 2x जो है ई बराबर होगा x + 20 के। तो यहां से x को इधर लेके आ जाओ, 2x - x बराबर 20 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। बताओ समझ में आया कि ना आया? कितना सेकंड का समय लगेगा? है, यहां से एंगल ए का मान पूछा है तो x का मान निकल गया। एंगल ए कितना है? 2x है, तो एंगल ए बराबर आपका 2x है। तो यहां से 2 गुना में 20 हो जाएगा, 2 गुना 20 बराबर में 40 डिग्री। समझ में आयो कि ना आयो? फटाफट एक बार कमेंट कर दो प्यार से, तब जाके हमें भी मजा आए ना। लेकिन तू कमेंट ना करते हो, ये बहुत गलत बात है। तो चलिए आ जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए फटाफट। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। तो आ जाइए 182 के बाद 183 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए 183 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है कि माना त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी और ई इस प्रकार है कि एडी बराबर एई है। तो यहां से त्रिभुज बना देते हैं भाई साहब, एबीसी, एबीसी, और कह रहा है कि डी और ई इस प्रकार है कि एडी जो है, एडी एई के बराबर है, एई के बराबर है। और यहां से बोला है कि एंगल बी ए डी किधर है? ढूंढो। बी ए डी किधर है? बी ए डी यहाँ पे है सर जी। बी ए डी जो है ई ए सी के बराबर है, ई ए सी के बराबर है। और बोला है ए बी बराबर कितना है? 3x + 1 है। ए बी बराबर यहाँ पे 3x + 1 है। और बी डी बराबर 9 है। बी डी बराबर कितना है? 9 है। और ए सी बराबर कितना है? तो ए सी बराबर 34 है। ए सी बराबर कितना है? 34 है। और ई सी बराबर y + 1 है, y + 1 है। ठीक है, तो यहां से आपसे पूछा क्या है? x + y का मान बताना है कि x + y का मान कितना होगा। x + y का मान यहाँ पे बताना है कि x + y का मान कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जब ई दोनों भुजा बराबर है ना, तो ये छोटू ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ई वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा ना। और ई जब अल्फा है तो ये कितना होगा? 90 - अल्फा होगा ना। और ये भी आपका 90 - अल्फा होगा कि नहीं होगा?
होगा सर जी। तो यहाँ पे अगर इस त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी दिख रहा है, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, और त्रिभुज ए ई सी, एंड त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में, ए ई सी में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका एंगल ए जो है बी ए डी जो है वो ई ए सी के बराबर है। एंगल बी ए डी जो है, एंगल बी ए डी ई बराबर है एंगल ई ए सी के, ई ए सी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और यहाँ से ए डी बराबर ए ई है, ए डी बराबर ए ई है, ए डी बराबर ए ई है। और यहाँ से क्या है सर जी, तो यहाँ से एंगल ए डी बी और ए ई सी दोनों बराबर है। एंगल ए डी बी बराबर है आपका एंगल ए ई सी के, बराबर है ना। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल जो है आपका वो कॉन्ग्रुएंट मिल गया। क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट मिल गया। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिला तो यहाँ से ई वाला जो भुजा होगा इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना। इधर से ए बी, तो इधर से ए बी और इधर से ए ई, तो इधर से ही बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए ए सी ई लिखिए, ए सी ई। तो यहाँ से ए बी बराबर ए सी हो जाएगा, तो 3x + 1 बराबर कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। तो यहाँ से ये 1 माइनस होगा, तो 3x बराबर 34 - 1 33 हो जाएगा, 3 से 11 बार में। तो x का मान कितना आ गया, 11 आ गया भाई साहब। उसी प्रकार से जैसे ही बी डी होगा इसी के बराबर हो जाएगा, बी डी किसके बराबर हो जाएगा, सी के इसी के बराबर होगा। तो मतलब कि y + 1 बराबर कितना मिल गया, 9 मिल गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9 - 1, y बराबर 8 आ गया सर जी। y बराबर 8 आ गया, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो y बराबर जैसे ही 8 आ गया तो यहाँ से आपसे पूछा क्या था, x + y, तो x + y बराबर हो जाएगा सर जी 11 + 8 बराबर में आपका 19 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट एक बार कमेंट कर दो जल्दी से, मजा आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मजा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट एक बार कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी पे ज्यादा सवाल नहीं बनता है, इसी तरह का आसान आसान 2-4 सवाल बनेगा, ठीक है, इसी तरह का आसान आसान आपका 2-4 सवाल बनेगा। बाकी कॉन्ग्रुएंसी पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं बन पाता है, क्योंकि दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी पे ज्यादा, और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि वहां अनुपात बराबर नहीं, पूरा पूरा सब कुछ बराबर हो जाता है। तो कॉन्ग्रुएंसी पे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं बनाया जा सकता है जितना कि सिमिलैरिटी पे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। यहाँ से आगे आ जाइए, एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं, यहाँ पे इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। 183 तक हुआ था, यहाँ पे 184 होना चाहिए था, 184। कह रहा है कि दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, ठीक है। पहले कुछ इस प्रकार से चित्र है आपका, और ये जो चित्र है बहुत ही फेमस है, ध्यान दीजिएगा कैसे चित्र है, कुछ इस प्रकार से चित्र है आपका, ठीक है, कुछ इस प्रकार से चित्र है, इस प्रकार का चित्र है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला है क्या आपसे, बोला है सर जी कि ई वाला जो पार्ट है ना, ई है, ई हो गया आपका, यहां से कोई दिक्कत नहीं होगा। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। कमेंट कर दीजिएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और उम्मीद है कि आपको पढ़ के मजा आ रहा होगा, बहुत ही थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से घुसे। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, लेकिन बिना समझे छोड़िएगा नहीं, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो चलिए फटाफट इसको कंप्लीट कर लीजिए, मिलते हैं हम आपसे फिर अगले क्लास में। बाकी आपका सारा क्लास अपने समय से चल रहा है, मैथ, रीजनिंग, मॉक टेस्ट, अर्थमेटिक, एडवांस सब अलग अलग चल रहा है। तो अब मैथ और रीजनिंग के लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत है नहीं। तो चलिए मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।